हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को एक क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के साथ आपको बैलेंस शीट भी बनाना है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है। आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी जिसमें आपको क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बनाना है और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के साथ आपको बैलेंस शीट भी बनाना है। लेकिन जो आप बैलेंस शीट बनाओगे उसे कंप्लीट दैट इज उसे टैली नहीं करवाना है। रीजन ये होगा कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में बैलेंस शीट से रिलेटेड नहीं दिया रहेगा, इसलिए आप सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बस पोस्ट करोगे, लेकिन वो टैली नहीं होगा। कभी भी बैलेंस शीट हम हमेशा क्या करवाते हैं, अभी तक बैलेंस शीट को टैली करवाते हैं, लेकिन आज जो हम क्वेश्चन करवाएंगे या फिर आपको कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन मिलेगा तो बैलेंस शीट कभी भी टैली नहीं होगा, क्योंकि पूरा इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइडेड रहता है क्वेश्चन में। तो आज जो क्वेश्चन करने वाली हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है the following are particulars related to a contract which has begun on 1st January 2011। अब आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। जब इंफॉर्मेशन दिया रहता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में चेक करोगे कि क्या क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है। क्वेश्चन में वो आपके वर्क अनसर्टिफाइड और वर्क सर्टिफाइड दिया रहेगा, इसका मतलब है ये आपका क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का है। इस क्वेश्चन में आपको वर्क अनसर्टिफाइड भी दिया है, वर्क सर्टिफाइड भी दिया है, मतलब ये क्वेश्चन किस चीज का है, ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का है। अब सबसे पहले आपको ये समझ आ गया ये दो इंफॉर्मेशन देख के कि ये आपका इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में बोल रहा है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दैट इज इस क्वेश्चन में आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2011 को, और ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, दैट इज ये क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2011। कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन आपको अकाउंट एक साल पे क्लोज करना होता है। As it is starting on 1st January, so it will end on 31st December 2011। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, और जितने भी एक्सपेंसेस दिए हैं उसे डेबिट साइड लिखना होगा। Now we'll be doing the question। कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले आपको जो एक्सपेंसेस दिया है उसे आप डेबिट साइड लिखोगे। सबसे पहला एक्सपेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका मटेरियल 170,600। सेकेंड एक्सपेंस दिया हुआ है वेजेस दिया हुआ है आपका 148,750। आफ्टर वेजेस इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज 6,330। फिर आपके क्वेश्चन में दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस को भी हम डेबिट साइड लिखेंगे। भले हमने पेमेंट नहीं किया है, लेकिन ये एक्सपेंस दैट इज लेबरर्स को हमें पैसे पे करने हैं। तो यू हैव नॉट पेड बट इट इज पार्ट ऑफ एन एक्सपेंस। अभी नहीं पे की हो, लेकिन आप फ्यूचर में पे कर दोगे लेबरर्स को। तो वी आर गोइंग टू राइट आउटस्टैंडिंग वेजेस, देन इट इज 2 ओवरहेड्स, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 8240। आउटस्टैंडिंग वेजेस इज 5380। अब जितने भी एक्सपेंसेस दिए थे दैट इज आप जो भी खर्च कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में आपने डेबिट साइड लिख दिया है। अब क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है रिगार्डिंग मटेरियल से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है मटेरियल रिटर्न। दैट इज आपने कुछ मटेरियल रिटर्न कर दिया और कुछ मटेरियल आपके पास लास्ट डेट पे बच गया। लास्ट डेट दैट इज हियर इट इज मेंशन मटेरियल एज ऑन 31 दिसंबर 2011। इसका मतलब हुआ कि कुछ मटेरियल आपने यूज नहीं किया। मटेरियल आपने टोटल कॉन्ट्रैक्ट में भेजा था 1,70,600 का, उसमें से कुछ मटेरियल आपने वापस भेज दिया स्टोर में और कुछ मटेरियल आपके पास 31 दिसंबर को बच गया। तो जो यूज नहीं करते उसे हम लिखते हैं क्रेडिट साइड। सो वी आर गोइंग टू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड बाय मटेरियल रिटर्न। आप मटेरियल जो वापस कर रहे हो उसको यहाँ पे माइनस नहीं करोगे। इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग द अमाउंट what you are going to do, you are going to write it on the credit side। it is how much, it is 1,600। अब जो मटेरियल बच गया दैट इज मटेरियल इन हैंड 31 दिसंबर को, तो मटेरियल इन हैंड इज हाउ मच, मटेरियल इन हैंड इज
3700 आपने लिख लिया। अब हमारे मटेरियल से रिलेटेड ट्रीटमेंट हो गया, हमने वेजेस लिख लिया, वेजेस का आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख लिया, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लिया, ओवरहेड लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास मशीनरी है, मशीनरी मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में कि मशीनरी है एंड द मशीनरी इज ऑफ 30,000। इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन कि मशीनरी जब आप ला रहे हो 1 जनवरी को तो मशीनरी आपका कितने का है, इट इज गिवन इट इज ऑफ 30,000। मशीनरी कितने का है, 30,000 का है। अब कह रहा है यही मशीन, आप देखो क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है कि मशीन जो 31 दिसंबर 2011 को कितने का हो जा रहा है, 22,000 का हो जा रहा है। मशीन 31 दिसंबर 2011 को 22,000 का हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जब आप इस मशीन को साइट पे लाए थे तो उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस था 30,000। दैट इज ओपनिंग बैलेंस इज हाउ मच, ओपनिंग बैलेंस इज 30,000 और क्लोजिंग बैलेंस हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड, दैट इज बाय मशीन क्लोजिंग बैलेंस इट इज हाउ मच, 22,000। जब आप मशीन को लाए थे तो वो मशीन कितने का था, मशीन 30,000 का था, और जब 1 साल खत्म हो गया तो उस मशीन का वैल्यूएशन कितना हो गया, उस मशीन का वैल्यूएशन हो गया 22,000। इसका मतलब है कि 8,000 से वो डेप्रिशिएट कर गया है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं एसेट के ट्रीटमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, या तो आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लिख दो, या फिर सबसे पहला ऑप्शन है ओपनिंग आपने डेबिट साइड लिख दिया, क्रेडिट साइड क्लोजिंग लिख दिया, तो 30 एंड 22 नेट कितना हो गया, 8,000। या तो आप ऐसे लिखो, या आपके पास सेकेंड ऑप्शन है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन यू कैन डायरेक्टली राइट टू डेप्रिसिएशन, दैट इज 30,000 का आप लाए थे मशीन, दैट इज टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। आप लाए थे 30,000 का मशीन, अब वो कितने का हो गया, 22,000, दैट इज 8,000 इज योर डेप्रिसिएशन। अब क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क uncertified, that is it is a case of incomplete contract. As it is a case of incomplete contract, so on the credit side of contract account you are going to write by work in progress. तो आप यहाँ पे लिखोगे by work in progress, WIP लिखते हैं हम work in progress के लिए, WIP is written for work in progress. Now in the question it is given work certified, last class में हमने कैलकुलेट किया था, इस क्वेश्चन में आपको वर्क सर्टिफाइड डायरेक्टली दिया है, सो नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड, इट इज हाउ मच, इट इज 390, और क्वेश्चन में दिया है वर्क अनसर्टिफाइड, दोनों इंफॉर्मेशन दिया है, इट इज हाउ मच, इट इज 9,000, सो द टोटल कम्स एज 399। आपने एक्सपेंसेस लिख दिया, आपने वर्क इन प्रोग्रेस लिख दिया, आपने डेप्रिसिएशन लिख दिया, आपने लिख दिया कि क्या मटेरियल आपने वापस कर दिया, क्या मटेरियल आपके पास बच गया, सब कुछ हमने पोस्ट कर दिया डेबिट एंड क्रेडिट साइड में। नाउ इट इज अ टाइम टू क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब जब हम क्लोज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो वी आर गोइंग टू चेक which side is greater. So in this case your credit side is coming more than your debit side. Now we'll be seeing what will be the total of credit side. It is coming as 00340. It is coming as 4,04,300. It is coming as 4,04,300. अब हमें यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालना होगा, that is to make this side equal to 4,04,300. We need 57,000 as balancing figure. 57,000 ये क्या है, ये 57,000 जो है, this is our balancing figure. That is to make the debit side equal to credit side. How much we need? We need 57,000 rupees. So we have written on the debit side 57,000 rupees, and as the contract is not complete, so we are not going to write the term profit. Instead of writing profit, we are going to write to notional profit. That is estimated profit, to notional profit carried down. ठीक है, आप यहाँ से कैरी करोगे और इसे यहाँ पे ब्रॉट डाउन करोगे by notional profit. By notional profit brought down, that is 57,000 rupees. अब क्या है, वर्किंग नोट में आई विल शोइंग आपके पास कितना आ गया, आपके पास नोशनल प्रॉफिट आ गया 57,000 रुपीज। लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि नोशनल प्रॉफिट के सारे कुछ पार्ट को, दैट इज नोशनल प्रॉफिट जो आया है इसके कुछ पार्ट को हम ट्रांसफर करते हैं
पीएनएल अकाउंट में एंड कुछ पार्ट को हम ट्रांसफर करते हैं रिजर्व में। अब कितना हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, कितना हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, फॉर दैट वी हैव टू चेक व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, दैट इज आप किस स्टेज में आ गए हो, किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। जो रूल्स मैंने कल सिखाया था वो कैटेगरी आपको चेक करना है कि आप इस क्वेश्चन में किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। तो कैटेगरी किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कैलकुलेशन करना होगा। क्या, दैट इज सबसे पहले आप लिखोगे क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड गिवन इन दिस क्वेश्चन इज 390 एंड टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज गिवन एज 5 लाख। अब आपके पास वर्क सर्टिफाइड है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, मतलब आपने कितना परसेंटेज काम कर लिया है। जब आप कंप्लीट काम कर लेते हो तो आप बोलते हो मैंने 100% काम कर लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपने 100% काम नहीं किया है, तो आपको चेक करना है कि आप कितना परसेंट काम कर चुके हो। इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। नाउ द फॉर्मूला इज व्हाट, द फॉर्मूला इज वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय contract price. So the percentage which will come will be 78%, मतलब आप 78% काम कर चुके हो अपने कॉन्ट्रैक्ट पे। तो आप 78% की हो, इसका मतलब आप कौन से कैटेगरी में फॉल करोगे, आप थर्ड वाले कैटेगरी में फॉल करोगे। पहला कैटेगरी बताता है 0 to 24%, दूसरा कैटेगरी बताता है 25% to 49% एंड द थर्ड कैटेगरी इज 50% to 89%। 50 एंड 89% के बीच में हमारा आएगा क्या, ये 78% किसके बीच में आएगा, 50% से लेकर के 89% के कैटेगरी में। अब हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट, फॉर्मूला है अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। दिस इज, क्योंकि ये थर्ड कैटेगरी में फॉल कर रहा है 50% से 89% की कैटेगरी में, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। इट विल बी 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, दैट इज 2/3 into notional profit into cash received by work certified. So it is how much, it is 2/3 of notional profit is how much, notional profit we have got it as balancing figure, that is 57,000 rupees. So we are going to write 57,000. Cash received given in this question is how much, we'll check. Cash received given in this question is 3,51,000 and work certified is how much, work certified is 390. So when we calculate it, we'll be getting an amount and it will be 34,200. 34,200 is the amount which will be transferred to PNL account. So PNL account में हम कितना ले जा रहे हैं, we'll be taking 34,200. That is out of 57,000 rupees, that is notional profit, 34,200 will be transferred to PNL. तो रिजर्व में कितना हो गया, रिजर्व में हो गया आपका 22,800। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये आपका रियल प्रॉफिट नहीं है, नोशनल प्रॉफिट है, और अभी आपको और 22% काम करना बाकी है, जिसके लिए आपको फंड चाहिए होगा। तो आप जो नोशनल प्रॉफिट है उसके कुछ पार्ट को ही आप पीएनएल में ट्रांसफर करोगे और कुछ पार्ट को एज रिजर्व रखोगे, क्योंकि ये रिजर्व आपको चाहिए होगा कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो आपने क्या किया, आपने फॉर्मूला से कैलकुलेट किया कि out of 57,000 the entire amount is not being transferred to PNL account. Then what is transferred to PNL account? PNL account में आप ट्रांसफर कर रहे हो कितना, 34,200 और कुछ पार्ट को रिजर्व में रख ले रहे हो। फिर आप यहाँ पे लिखोगे to PNL account, it is how much, 22,000, sorry it is 34,200 और जो रिजर्व जो बाकी बचा उसको आप कहाँ डालोगे, आप डालोगे इसे रिजर्व में, दैट इज 22,800। आपका ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया, दैट इज 57,000। इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मैं आप लोग से कुछ शेयर करूंगी जो आप लिख भी सकते हो। सबसे पहले आप क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो आप क्वेश्चन में चेक करोगे वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड मेंशन्ड है कि नहीं, और मेंशन्ड है तो इट इज अ केस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। If it is not mentioned, it is a case of if it is mentioned, it is a case of incomplete contract. If it is not mentioned, it is a case of complete contract. Complete contract में क्या करते हैं वो मैं अभी इस क्लास में ही बताऊंगी। दूसरा बात जो आपको ध्यान रखना है, कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड आपके क्वेश्चन में दिया रहता है
ज्यादा चांसेस रहता है कि विल बी गेटिंग द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव, लेकिन कैश रिसीव वेदर इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इट विल नॉट अपीयर इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, क्वेश्चन में कैश रिसीव हमेशा दिया रहेगा, लेकिन कैश रिसीव को आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं दिखाओगे, ना डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड। Whether it is a case of complete contract or it is a case of incomplete contract, cash receipt कभी भी नहीं आएगा आपके contract account में। Now we are done with contract account। अब contract account के बाद इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि हमें बनाना है बैलेंस शीट भी बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो हमने बना लिया, नाउ इट इज द टाइम टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। अभी मैं इसको रब नहीं करूंगी, लेकिन आप लोगों को बैलेंस शीट बना करके दिखाती हूँ कि बैलेंस शीट कैसे बनेगा। Now we have to make balance sheet. The format for balance sheet I have already made. It is liability amount, asset amount. अब जब बैलेंस शीट आप बनाओगे तो बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है। हमारे केस में वो कब बनेगा? हमारे इस क्वेश्चन के केस में बनेगा, इट विल बी ऑन 31 दिसंबर 2011। इट विल बी ऑन 31 दिसंबर 2011, क्योंकि 31 दिसंबर 2011 को हमारा ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखो आपके दिया हुआ है कि कुछ मटेरियल आपके पास बच जा रहा है। अब जो मटेरियल आपके पास बच जा रहा है, मटेरियल इन हैंड विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, मटेरियल इन हैंड आपके लिए क्या हुआ? मटेरियल इन हैंड मतलब वो आपके स्टॉक में बच गया। अब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक आपका होता है, स्टॉक इज एसेट। तो आप यहाँ पे लिखोगे मटेरियल एज स्टॉक। बेसिकली मटेरियल आपका क्या होता है? इट इज अ स्टॉक, क्योंकि ये मटेरियल यूज करके आप कॉन्ट्रैक्ट में आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हो। सो मटेरियल इन स्टॉक इज हाउ मच? इट इज 3700 रुपीज। अब क्वेश्चन में बोल रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया है, तो ये आपके लिए क्या हो गया? ये आपके लिए लायबिलिटी हो गया। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस इज हाउ मच? आउटस्टैंडिंग वेजेस गिवन इन दिस क्वेश्चन इज 5380। कितना दिया हुआ है? इट इज गिवन एज 5380। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका मशीन जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो मशीन कितने का बच जा रहा है? मशीन बच जा रहा है 22,000 का। जब लाए थे तो वो 30 का था, जब खत्म हो रहा है दैट इज व्हेन यू आर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो कितना अमाउंट आ रहा है? इट इज कमिंग एज 22,000 रुपीज। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे मशीन। मशीन इज व्हाट? मशीन इज एन एसेट विद द वैल्यू हाउ मच? विद द वैल्यू 22,000। अब बैलेंस शीट में जो नया आप लोगों के लिए है वो है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस भी जो है, वर्क इन प्रोग्रेस आपका कहाँ आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस आपके बैलेंस शीट में आएगा। क्यों आएगा ये मैं समझाती हूँ। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब हुआ है काम शुरू हुआ है, काम खत्म नहीं हुआ है, काम चल रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब काम चल रहा है, इट इज इन प्रोग्रेस। अब ये जो वर्क इन प्रोग्रेस उसका दो पार्ट होता है, एक होता है वर्क सर्टिफाइड, एक होता है वर्क अनसर्टिफाइड। और आपको कॉन्ट्रैक्टिंग कुछ पेमेंट कर दिया रहता है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को देखो, मैं एक्सप्लेन करते हुए, सॉल्व करते हुए एक्सप्लेन करूंगी। वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा याद रखना, इट विल कम ऑन द एसेट साइड। कैसे ये एसेट होगा ये मैं समझाती हूँ। आपका वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में दिया हुआ इट इज 390, आपका वर्क अनसर्टिफाइड है 9, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 399। आपने 399 का काम कर लिया है और कॉन्ट्रैक्टी से आपको कितना पैसा मिला है? दैट इज कैश रिसीव। आपको अभी तक कितना पेमेंट कॉन्ट्रैक्टी ने रिलीज करवाया है? तो इसमें से लेस करते हैं कैश रिसीव। आपने कितना कैश रिसीव किया है? आपने 351 रिसीव किया है, दैट इज कैश रिसीव इज कितना? इट इज 351। मतलब आपने टोटल काम किया है 399 का, 399 में आपको कितना पैसा मिल चुका है? यू हैव गॉट 351, दैट इज 48,000 येट टू रिसीव। तो और कोई पैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा तो वो आपके लिए क्या हो गया? वो आपके लिए एसेट हो गया। इसलिए हम यहाँ पे 48,000 क्या लिखेंगे? 48,000 विल बी रिटन ऑन द एसेट साइड। आई एम रिपीटिंग अगेन, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस इज वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड इज कमिंग एज 399। आपने 399 का काम कर दिया, 3,99,000 का काम कर दिया, उसमें मैंने आपको पेमेंट कर दिया 351। मतलब आपने जितने का काम किया था उतना मुझे पेमेंट करना चाहिए था, लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया।
तो मैंने पेमेंट नहीं किया, मतलब मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगी, वो आपके लिए क्या हो गया, वो आपके लिए एसेट हो गया। तो एसेट कितना है, 48,000। अब ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। और एक चीज और आएगा बैलेंस शीट में, आप रिजर्व, जनरल रिजर्व या स्पेसिफिक रिजर्व, कोई भी रिजर्व होता है वो कहाँ पे आता है, वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड आता है। तो इस केस में हमने रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर किया, इट इज 28,800। सो दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट कभी भी टैली नहीं करवाना है, क्योंकि हमारे पास यूजुअली क्वेश्चन में कभी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा रिलेटेड टू बैलेंस शीट। तो आप लोगों को क्या करना होगा, बस जो फिगर्स होगा उसको लिख करके बैलेंस शीट में छोड़ देना होगा। Here Aman is asking कि मैम ये 78% कैसे आया है? I'll be explaining Aman ये 78% कैसे आया है। देखो 78% आपको क्या करना होता है, आपको कैलकुलेट करना होता है कि परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, दैट इज आपको ये कैलकुलेट करना है कि अभी तक आपने कितना काम कर लिया है। जितना काम किया उसी के बेसिस पे आप क्या करते हो, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, उस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि कितना अमाउंट को पीएनएल में डालना है, कितने अमाउंट को आपको रिजर्व में डालना है। तो आपका ये फॉर्मूला होता है, यू कैन राइट परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो यहाँ पे हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना है, वर्क सर्टिफाइड इज 390, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 5 लाख। तो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन इज व्हाट, 390 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो ये आएगा आपका 78%। 78%। इससे क्या पता चला कि 78% आपका आपने यहाँ तक काम किया है, दैट इज आउट ऑफ 100%, टिल विच स्टेज यू हैव रीच्ड टिल 78%। 78% मतलब आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, यू आर फॉलोइंग इन द कैटेगरी थर्ड, दैट इज 50% से 89%। फिर व्हाट आई हैव डन, आई हैव अप्लाइड द रूल। दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच वी हैव कंप्लीटेड। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज आई विल प्रोसीड। इसी क्वेश्चन को अगर ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का केस होता तो क्या करते ये मैं समझाऊंगी। इफ देयर इज एनी डाउट यू पीपल कैन आस्क। मैं इसको फिर से एक बार ब्रीफ अप कर दे रही हूँ क्या करना है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आपको चेक करना है क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड दिया है कि नहीं। स्टेप नंबर 1 व्हाट यू हैव टू डू, you have to check whether work certified and work uncertified is given or not given. If work certified and work uncertified कोई एक भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दोनों में, तो वो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का केस होगा। If work certified and work uncertified is not mentioned, then what you have to do, then you have to check what is the starting date and the end date of contract. If both the dates are falling in the same financial year, then it is a case of complete contract. ये मैंने आप लोगों को बता दिया क्या, ये आपको बताया इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैं कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का भी सॉल्व करके बताती हूँ क्या डिफरेंस होता है। पहला बात तो आप ये देखोगे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। सेकेंड स्टेप है, आप हमेशा याद रखना जितने एक्सपेंसेस हैं उसे डेबिट साइड लिख दोगे, और जो मटेरियल आप यूज नहीं किए हो या वो मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया है या वो मटेरियल आप किसी और साइट में भेज दे रहे हो, दैट इज due to any reason, if you are not using some part of material, you are going to write it on the credit side. थर्ड चीज आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में हमेशा एसेट दिया रहेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में आप मशीन्स यूज करते ही करते हो। तो आपके पास एसेट के केस में भी क्या दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन होता है ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखो, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखो, या फिर आप डायरेक्टली ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस है उसको एज डिप्रिसिएशन लिख करके छोड़ दो। उसके बाद इफ इट इज केस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट तो आपका यहाँ पे आएगा वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, उसे लिख दो। फिर आप चेक करो वेदर योर क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड और डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। और आपका क्रेडिट साइड ग्रेटर है, मतलब आपका इनकम साइड ग्रेटर है देन एक्सपेंस, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा इट इज नोशनल प्रॉफिट, क्योंकि ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद आपको ये जो वर्किंग नोट में मैंने किया है वो आपको करना होता है। somebody has some problem वर्क कंप्लीशन में 100 से भी, yes it is obvious, जब आप परसेंटेज निकालते हो तो यहाँ 100 होता है। I have not written, it is understood। आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.78। 0.78 मतलब क्या होता है, 0.78 मींस 78%। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करके बता रही हूँ। ये तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मान लो ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का केस होता,
कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का केस होता और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 5 लाख रुपए होता, तो क्या डिफरेंस होता? सब कुछ जैसे मैंने कॉपी किया वही होता, जो डिफरेंस होगा आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल द एक्सपेंसेस यू हैव रिटन ऑन द डेबिट साइड। और ये क्वेश्चन होता कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का, तो आप क्या करते, ऑल द एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड, जैसे नॉर्मल इनकम्प्लीट केस में किए वही करेंगे। फिर आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन मशीन का लिख दिया, जो मटेरियल नहीं यूज किया, जो मटेरियल वापस कर दिया, उसे क्या कर दिया आपने, उसे आपने लिख दिया ऑन द क्रेडिट साइड। नाउ एज द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, सो इन प्लेस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, यू आर गोइंग टू राइट बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। नया चीज क्या हो जाएगा, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जा रहा है। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर आपको पैसे दे देगा, तो बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट आप कितना लिखोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 5 लाख रुपए का था। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट आप क्रेडिट साइड बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखते हो, और डेबिट साइड, और इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखते हो, वर्क इन प्रोग्रेस। सिर्फ यही डिफरेंस होता है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का, जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हो। अब आपको क्या करना होगा, टोटल करोगे क्रेडिट साइड को, व्हाट इज द टोटल कमिंग, क्रेडिट साइड का द टोटल कमिंग इज, इट इज 003505, इट इज कमिंग एज 5,05,300। अब हम चेक करेंगे डेबिट साइड का, व्हाट इज द टोटल ऑफ डेबिट साइड, डेबिट साइड के टोटल को चेक करके फिर क्रेडिट साइड के टोटल से वी आर गोइंग टू डिडक्ट इट, सो विल बी चेकिंग कितना आ रहा है, इट इज 347,300। ये जब आप टोटल करोगे, ये सारा टोटल करोगे तो इट विल कम एज 347,300। सो योर क्रेडिट साइड इज हाउ मच, इट इज 5,05,300 एंड डेबिट साइड इज कमिंग एज 347,300। मतलब आपका डेबिट साइड कम है। टू मेक दिस डेबिट साइड 5,05,300, हाउ मच यू नीड, you need 158, you need how much, you need 158, and this 158 is the real profit, it is the actual profit. Why? Because the contract is complete, now you are in a position to say कि मुझे इसमें कितना फायदा हुआ है, इसमें मुझे 1,58,000 का फायदा हुआ है। Somebody is, Anishka is asking 5 lakh contract price है, yes it is given in the question, it is given in the starting itself. Contract price is how much, contract price is, see it's given, its contract price is 5 lakh दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आपका कितना हो जाएगा ये 158, instead of writing notional profit because it is not estimated profit, we are going to write to profit transferred to P&L account and the question will end. अब in case of complete contract को आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आपके इस बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, उस बैलेंस शीट में आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस आएगा, मटेरियल आएगा, मशीन वैल्यू आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आएगा क्योंकि इट विल बी अ केस ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। इफ देयर इज एनी डाउट यू पीपल कैन आस्क कि मैम इसमें समझ नहीं आया, अदरवाइज आई विल प्रोसीड। इफ देयर इज एनी डाउट यू ऑल कैन आस्क, प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन। This is incomplete contract. Yes, any doubt? If there is any doubt, do ask me. Otherwise, I'll proceed. So we are done with the question, and now I'll be starting with another question.